नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज मैं एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट की एक रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। इसके साथ आपको टिप्स भी दूंगा, ऐसे टिप्स जिससे आप फर्टिलिटी को अपने सिक्योर कर सकते हो या बचा सकते हो कि इनफर्टिलिटी की तरफ ना जा सके। तो सबसे पहले मैं पेशेंट की बात करूंगा। पेशेंट के जो स्पर्म काउंट थे वो नील थे। जब वो हमारे पास आए थे तो एक IBS एक बीमारी बोलते हैं जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको बार बार लूज़ मोशन जाना पड़ता है। आप हर मील खाते हैं, हर बारी खाना खाते हैं, उसके बाद आपको लूज़ मोशन जाना पड़ता है। अब उसमें क्या कंडीशन थी, उनको बेसिकली हर मील के बाद फ्रेश होने जाना पड़ता था। इवन उनके जो खाना था वो उनके शरीर पे नहीं लग रहा था। जितने भी IBS के पेशेंट होते हैं ना, वो थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, और पतले होने की वजह से उनको दिक्कतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती है। हम कहें इसकी IBS लग गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, नॉर्मल सी बात है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक लिख देगा, थोड़े बहुत सप्लीमेंट लिख देगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देता। इवन उसका रूट कॉज भी नहीं पकड़ पाता IBS का। तो हमने क्या किया, IBS को पहले ट्रीट किया 15 दिन में अप्रॉक्सीमेटली। हमने उनको ट्रीटमेंट तो दिया 30 दिन का, बट उसके साथ ही हमने उनको IBS की भी मेडिसिन दी। तो जिससे उनकी जो रिपोर्ट थी सीधा नील से 65 मिलियन स्पर्म काउंट पहुंच गए, जिनकी मोटिलिटी 40% थी। अगर हम बात करें नील स्पर्म काउंट से सीधा 65 मिलियन पहुंचना, एक हमारे लिए भी एक थोड़ा था कि एकदम से कैसे, क्योंकि जब हम किसी को भी ट्रीट करते हैं हमारे माइंड में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही होती हैं, या वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या सेकंड क्या है कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा। बट हमेशा फर्स्ट मंथ की मेडिकेशन को हम हमेशा ध्यान रखकर यही देते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस जल्दी रिकवर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस का ना चलने के कारण से। मैच्योर अरेस्ट, जिसकी FNAC के या आपने कभी बायोप्सी करवाई हो टेस्टिकल में, तो उसमें लिखा था मैच्योरेशन अरेस्ट या स्पर्मेटोजेनेसिस या सर्टोली सेल्स प्रेजेंस ओनली, ऐसी चीज़ें अगर लिखी हुई आती हैं आपकी रिपोर्ट्स में तो समझ लेना कि वो मैच्योरेशन अरेस्ट के केसेस हैं, ना कि ऑब्स्ट्रक्शन के। और ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस कैसे होते हैं वो एक्चुअली MRI में पता चलता है। हम USG में भी उसको जज नहीं कर पाते। हाँ, कभी कभी हम USG में जज कर लेते हैं, जैसे कि आपकी कोई सिंपल सिस्ट निकल आई हो, ओवरहेड सिस्ट निकल आई हो, या फिर बहुत अलग वेरिकोसील जैसे हो गया कि वेरिकोसील की वजह से मे भी हो सकता है। बट जितने भी हमने ऐसे केसेस देखे एज़ोस्पर्मिया के, उसमें 1 मंथ में रिकवरी या 2 मंथ के अंदर अंदर रिकवरी हमें ऑब्स्ट्रक्शन में मिल जाती है। वैसे ही इन्हीं पेशेंट की जो डिटेलिंग है वो ये थी कि IBS था और साथ में उनको दिक्कत थी अपना नील स्पर्म काउंट की, जो 1-1.25 महीने में रिकवर्ड हो चुके हैं। आज की डेट में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल हैं, वो आपकी स्क्रीन पे देख सकती हैं, आंखों से देख सकते हैं वो रिपोर्ट। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप अपने फर्टिलिटी को सिक्योर कैसे करेंगे। देखो, सिक्योर करना या एक तरीके से मान लीजिए कि उसको बचाए रखना, वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें सुनते हैं। बहुत सारे आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये भी कह देते हैं कि भैया 30 साल में कर लो, बच्चे 30 साल के बाद होंगे नहीं या दिक्कत देंगे, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। या आपके पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि 30 साल तक कर लो, 32 साल तक कर लो, अब उम्र निकलती जा रही है। वाकई ये चीज़ फैक्ट्स है। अगर उनका तजुर्बा बोल रहा है वो फैक्ट्स ही बोल रहा है, क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं जो 30 क्रॉस कर देते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये फैक्ट्स है, क्योंकि अब उस टाइम तक हम इतने रूइंड हो चुके होते हैं। रूइंड माने कि हम खराब हो चुके होते हैं, हम अपनी हेल्थ पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे होते, इधर उधर की टेंशनें घर लेकर आ रहे होते हैं, दिमाग भर रहे होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद क्या निकलता है रिजल्ट कि हमारे स्पर्म काउंट एक जगह कम हो गए, और कम स्पर्म काउंट क्या करते हैं, फिर वर्स्ट चीज़ें फेस करवाते हैं कि आप फर्टाइल नहीं कर पा रहे, या फर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं बट वो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, बहुत अलग अलग चीज़ें। फिर उसके बाद आप फैमिली से सोशली छुपते रहते हैं, या साइकोलॉजिकल ये सोचते रहते हैं ये चीज़ दिक्कत मेरे साथ क्यों हो गई, या बहुत अलग अलग चीज़ें। बट आपको इन सब चीज़ों पे नहीं जाना, आपने सिर्फ और क्लियर सी एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको फर्टाइल रहना है ज़िंदगी भर, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, किसी भी चीज़ का चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। माने कि चिंतन माने कि आपने बस काम है तो ठीक है, सोच लिया हो जाएगा या होने वाला है या कर लोगे आप, बट उसको लेकर बैठ जाना वो चीज़ नहीं करनी है। वैसे ही जैसे कि मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स बॉडी में भी ये रहता है कि वो भी बहुत ओवर थिंकिंग होती हैं,
ठीक है, उनके दिमाग में भी बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं, वो उनके हिसाब से बहुत अलग नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकना है, निकालना है, अपने अंदर एक होप जगानी है और उससे रिकवर करने के पूरी चांसेस लेनी है। इसके बाद सबसे पहले तो ये स्ट्रेस की लेवल तो हो गया काम डाउन, कि स्ट्रेस को आपने करना क्या है। उसके लिए आप मेडिटेशन करो या आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा घूमने फिरने जाओ, पार्क जाओ, या आपको कुछ जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ करो। जैसे कि अगर आपको गाना सुनने पसंद है तो गाने सुनिए, या आपको खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है फुटबॉल खेलिए, बास्केटबॉल खेलते हो क्रिकेट खेलने का मन है क्रिकेट खेलिए। थोड़ा फ्री रहना, रिजिड नहीं रहना, अपने आसपास कोई बाउंड्री नहीं बनानी कि ये चीज़ तो मैं करूँगा ही नहीं, ये दुनिया क्या कहेगी, ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, ये दुनिया क्या कहेगी, ऐसी चीज़ें नहीं सुननी। जो आपका मन करे वो करो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो आपको खुशी देगा और खुशी से आपको फर्टाइल मिलेगी, या आपकी बॉडी फर्टाइल बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपने फूड इनटेक में क्या करना है, क्योंकि हम मोस्टली अपने अपने काम धंधे में रहते हैं, आप सब एक अलग अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सुध नहीं होती कि कब लंच करना है कब नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। घर से खाना आया ठंडा हो गया, चल भाई गरम कैंटीन का खा लिया या मेस का खाना खा लिया, ये अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। बट आपने करना क्या है, आपने खाना जो है, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रही है कि अब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, मैं पहले जैसा फील नहीं करता हूँ, अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली अपनी ही डाइट को मल्टीपल टाइम कर देना। अगर आप 3 मील खा रहे हो तो आप 6 मील खाओ, अगर आप 6 मील खाते हो तो 9 मील खाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या हम सबको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपने खाना जो है भूख से कम खाना है और बारी बारी खाना है। जैसे अभी मैं IBS की बात कर रहा था अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कि IBS के पेशेंट थे, उनको भी सेम यही रूल फॉलो कराया कि आपने थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी खाना है, जिससे आपकी बॉडी में एसिमिलेशन बढ़े, आपके खाने की एनर्जी आपके पास जाए, आपके खाने की एनर्जी से आप अपने आप को सक्षम बना सके, आपका ब्रेन सही काम कर पाए, आपके हाथ पैर सही सही चलते रहें, आपको लेजी फील ना हो, डिजीनेस फील ना हो, फटीग फील ना करें। ये सारी चीज़ें आप अपने खाने से पूरा कर सकते हैं। खाना घर का खाना है, हेल्दी खाना है, दालें जी भर के खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज खा सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के, मटन को छोड़ के और चिकन को छोड़ के। फिश खाना खाओ, अगर चिकन खाने का कभी कभार मन कर जाता है वो भी खा लो, बट आपने भूख से कम खाना है, बारी बारी खाना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं डाइट। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डाइट जो इनटेक करते हैं वही आप रिजल्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी वैसे ही स्ट्रांग आती है। एक अगर आप देख लीजिए, अगर एक बॉडी बिल्डर की बॉडी और एक नॉर्मल पतले बंदे की बॉडी, तो दोनों में फ़र्क दिखता है ना, कि वो मेहनत भी कर रहा है अपने शरीर पे, खाना भी वैसा खा रहा है और रिजल्ट भी वैसा दिख रहा है। एक पतला बंदा है, वो नॉर्मल खाना भी नहीं ढंग से खा रहा है और धीरे धीरे और सिकुड़ता जा रहा है। ये नॉर्मल एक हमारे खाने से ही सारी चीज़ जुड़ी होती है, रादर देन अगर आपको IBS या कोलाइटिस जैसी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें हमेशा एक प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर आप एक्टिव हो तो वो एक्टिविटी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो रिस्पॉन्ड करेगी, आपको रिटर्न बैक करेगी, आपको गिफ्ट देगी। एक सर्वे आया था, गूगल का ही था, मैं ऐसे आर्टिकल था पढ़ रहा था, तो उसमें आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर हम रोज़ रनिंग करते हैं तो हमारी हर एक दिन, मतलब आप मान लीजिए अगर आप रोज़ 1 घंटा रनिंग कर रहे हैं या हाफ एन आवर रनिंग कर रहे हैं, तो वो आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन बढ़ा देता है लाइफ के। मतलब मान के चलिए अगर आप 31 दिन रनिंग करते हैं तो वो आपको 32 दिन, 1 दिन आपको गिफ्ट में दे देता है। तो समझ लीजिए एक्सरसाइज कितनी अच्छी है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। मतलब एक्सरसाइज मस्ट है। तो एक्सरसाइज कुछ मैं अपने ऐसे आसन्स भी देता हूँ जो आपको पहले किसी वीडियो में बता भी रखे हैं मैंने, कि आपने करने कौन कौन से हैं जो आपको फर्टाइल और अच्छा बना सके। कि एक्चुअली क्या होता है, पेल्विक पोर्शन में ब्लड फ्लो के थोड़े से लैक की होने की वजह से दिक्कतें आती है। वो लैक हम नहीं चाहते, आपकी ब्लड सप्लाई पूरी ढंग से आपके टेस्टिकल्स पे पहुँचे और वो रिजल्ट बैक करे। रिजल्ट बैक में आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ढंग से बनाकर देगा। सेकंड आपको क्या देगा, आपके स्पर्म काउंट भी रेज करेगा। तो आपने नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, मैं बता चुका हूँ, एक बटरफ्लाई आसन है। सेकंड जो है वो आपने एक कीगल एक्सरसाइज करनी है। कीगल एक्सरसाइज से ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी चलता है, तो वो आपके पेल्विक पोर्शन में जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बहुत अपने आप को
नेचुरल रखिए, आर्टिफिशियल मत करिए, जेलसी ना करिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ वाला नई गाड़ी ले आया, क्यों ले आया वो, ऐसा सोच के आप खुद को ही जला रहे हो, उसका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा ना। अगर आपके मन में और दिमाग में कुछ ऐसी थिंकिंग चलती हैं तो उस चीज़ को निकालिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जाइए। सुबह उठिए 6 बजे, नहाइए धोइए, घूमिए फिरिए, जो मन में आए वो कीजिए। नशे से दूर रहिए, नशा नहीं करना है, ठीक है। और लाइफ को एक मज़े में जिए, मौज में, जिसे कहते हैं ना मौज में जीना है। मौज में जियोगे तो आप इससे किसी भी बीमारी से क्योर हो जाओगे। अगर आप मौज में नहीं जियोगे, उसको स्ट्रेस लेकर चलते रहोगे तो वो आपको स्ट्रेस बार बार देगा और हर बार देगा। तो मौज में रहो, सही रहो और फर्टाइल रहो और कंसीव आराम से कर पाओ। और अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो मेरी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कुछ भी जानना हो, समझना हो एज़ोस्पर्मिया के बारे में कि रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जो हमसे गारंटी मांगते हैं कि आप गारंटी कब तक दे रहे हो कि मैं एज़ोस्पर्मिया से ठीक हो जाऊंगा। हम सिंपली उनसे यही कहते हैं कि हमारे पास गारंटी नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, हम किसी के अंदर देखकर बता नहीं सकते कि कौन ठीक होगा कौन नहीं होगा। बट इतना कह सकते हैं कि अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं, 10 में से 6 रिकवर्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी माइंड में कैसी भी क्वेरी है एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए।